हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो रीड मेंस मैथ लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर है 13। अब तक हम 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लगभग हमने 360 या 350 के लगभग क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हल होगा। यानी हमें यहाँ पे दो समीकरण दे रखी है और इनका एक अद्वितीय हल है, तो के किस मान के लिए इनका हल है वो अद्वितीय होगा, ये हमें बताना है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अद्वितीय कोई हल नहीं, अनंत हल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण वाला ये जो टॉपिक है इससे इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो समीकरण निकाय हमें दे रखी है का अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या होती है कि अद्वितीय हल होगा। इसकी कंडीशन क्या होती है कि A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल B1 बट्टे B2। यहाँ पे देखो A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है K, नॉट इक्वल B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 6। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा 2 बट्टे K नॉट इक्वल ये हो जाएगा 1 बट्टे 2, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो K का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से K का मान कितना आ जाएगा K नॉट इक्वल 4। यानी अगर K का मान नॉट इक्वल 4 है तो इसका इस समीकरण का यानी ये जो दो समीकरण निकाय दे रखे हैं इनका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो बहुपद दे रखे हैं। बहुत से क्वेश्चन तो मैंने क्या है कि बार बार रिवाइज इसलिए किए हैं ताकि आपको ये पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो एक बहुत ही अच्छी कोचिंग के द्वारा करवाया गया टेस्ट है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप का पेपर ही सभी जो बेस्ट लेवल की कोचिंग है वो सभी बेस्ट लेवल की कोचिंगें ये पेपर करवा रही हैं और इसी टाइप का पेपर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और एग्ज़ाम से पहले सारे प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाइएगा। आई एम श्योर आपके मैथ्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुपद दे रखा है 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड है। हमें देखो यहाँ पे क्या करने हैं, सबसे पहले इसके गुणनखंड करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जोड़ने पे 5x आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 24। तो इसे क्या लिख सकते हैं 4√3 x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मान बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3x प्लस 2। अगर यहाँ से हम क्या कॉमन ले, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले, अगर यहाँ से 3 कॉमन ले माइनस का 3 तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसे क्या लिख सकते हैं हम √3 लिख सकते हैं इन, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी √3 कॉमन लेंगे, √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा √3x प्लस में क्या बचेगा 2। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है √3x प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस √3। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, यानी उधार दिया जाता है 1.5 साल के लिए, तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक, एक तो दे रखा है वार्षिक, यानी एक तो ब्याज की दर दे रखी है वार्षिक, एक दे रखी है यहाँ पे देखो ब्याज की दर वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 रुपये का अंतर आता है, धन कितना होगा। अब हमें देखो पता है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक होता है वो चक्रवर्ती ब्याज में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें जो दे रखा है यानी रेट दे रखी है वो दे रखी है 20%, ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें टाइम दे रखा है, वो दे रखा है 1 से ही 1/2 वर्ष।
और इन दोनों का अंतर दे रखा है, यानी एक तो दे रखा है CI वार्षिक, एक दे रखा है CI अर्धवार्षिक। इन दोनों का हमें अंतर कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 264 रुपये। देखो यहाँ पे CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि प्रिंसिपल इनटू, यहाँ पे देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बट्टे 100 पावर में टाइम माइनस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब देखो ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। अगर हम देखें यहाँ पे वार्षिक के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे वार्षिक के लिए, उसके बाद में किसके लिए देखेंगे, अर्धवार्षिक के लिए। तो अर्धवार्षिक में हमें पता है कि रेट है वो आधी हो जाती है और टाइम क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखें वार्षिक के लिए, वार्षिक की दर के लिए CI कितना होगा, वो होगा यहाँ से प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट क्या होगी, यहाँ पे 10 ही होगी, बट्टे में कितना हो, 20 ही होगी, और बट्टे में कितना होगा 100, पावर टाइम कितना है 1 से ही 1/2, माइनस में कितना हो जाएगा P। अब देखो इसे सरल करेंगे तो CI हमारा वार्षिक आएगा, वो कितना आएगा, थोड़ा ये कैलकुलेटिव है, जगह कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो। कितना मान आएगा यहाँ से, वो आएगा 0.32, 0.32 प्रिंसिपल। ये हो गया CI वार्षिक। अब देखो हम देखें यहाँ पे अर्धवार्षिक के लिए, तो अर्धवार्षिक के लिए टाइम कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा दुगना, और दर है वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ से CI अर्धवार्षिक कितना होगा, वो हो जाएगा, देखो अर्धवार्षिक वो हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट 10 हो जाएगी, बट्टे में 100, टाइम कितना हो जाएगा 3, माइनस में P। तो यहाँ से मान आएगा, वो मान आएगा यहाँ से आएगा 0.0331 प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ से टोटल कितना हो गया, टोटल अगर देखें इन दोनों का, अगर हम अंतर देखें, अंतर कितना दे रखा है हमें, 264 रुपये दे रखा है। तो अंतर कितना दे रखा है इन दोनों का, अंतर दे रखा है 264 रुपये। अगर अंतर हम इनका करें तो अंतर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर घटाएंगे तो 0.320 P से घटेगा 0.0331 P इक्वल 264। तो यहाँ से मानेगा 0.011 P इक्वल 264, यानी P इक्वल कितना आ जाएगा 264/0.011। तो यहाँ से मान कितना आएगा, यहाँ से मान आएगा वो आएगा 24,000। कितना आएगा, 24,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे भी हमें गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड क्या दे रखा है, देखो 16 माइनस x की पावर 6 प्लस 2x स्क्वायर x क्यूब y क्यूब माइनस y की पावर 6 के गुणनखंड है। तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 16 माइनस, अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो x की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3 y की पावर 3, और इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस में y की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस, इसे लिखेंगे a के स्थान पे क्या है x क्यूब, और b के स्थान पे कितना है y क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और एक होता है a माइनस बी। प्लस में लिखेंगे सबसे पहले तो 4, ये हो जाएगा यहाँ से, अगर हम प्लस में लिखेंगे तो 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और माइनस में लिखेंगे तो 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कौन सा मान आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से मिला के ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा, वरना जल्दी जल्दी में बहुत बार गलत भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा।
क्वेश्चन है 5 नंबर आंकड़े दे रखे हैं 15, 14, 19, 20, 14, 15, 16, 14, 15, 18, 14, 19, 15, 17, 15 का बहुलक है। तो देखो बहुलक क्या होती है, यहाँ पे अगर देखें हम तो आंकड़े हमारे आंकड़े कितने हैं, आंकड़े हैं एक तो है 14 है, एक 15 है और एक 16 है और एक 17 है, एक 18 है और एक 19 है। इसकी बारंबारता देख लेते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। बारंबारता तो यहाँ पे देखो 14 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। अगर 15 देखें तो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। अगर 16 देखें तो यहाँ पे 16 एक बार आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है। अगर 17 देखें तो 17 यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। 18 देखें तो यहाँ पे 18 एक बार आ रहा है और 19 भी कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहा है। और एक 20 भी है तो 20 कितनी बार आ रहा है, 1 और 1 बार आ रहा है। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बारंबारता देखें तो वो किसकी है, 15 की। तो यहाँ से बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें 10 मीटर ऊंची शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। टेंट को बनाने में प्रयुक्त को कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो टेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ से, वो दे रखी है 10 मीटर। परिधि निकालनी है तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर इक्वल 44। यानी आर का मान आ जाएगा 44। यहाँ से निकालें तो ये 2 पाई यानी कितना हो जाएगा, 44 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7 यानी कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार, एक बार तो यहाँ से माना जाएगा 7 मीटर। यानी आर का माना गया हमारे पास 7 मीटर। अब हमें पता है कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी, तिर्यक ऊंचाई देखो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। शंकु का शंक्वाकार टेंट है तो इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ से हमें ऊंचाई दे रखी है और ये त्रिज्या हमने निकाल ली, ये है 7 और ये कितनी है यहाँ पे 10। तो ये निकाल सकते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी 10 यानी 100 प्लस 49 कितनी हो जाएगी 149। और 149 होता है वो किसका मान होता है 12.2 मीटर। अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.2 लगभग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैनवास बनेगा तो सिर्फ वक्र पृष्ठ पर बनेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना होता है शंकु के लिए, वो होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो एल का मान, पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या है यहाँ पे 7 और एल का मान कितना हो गया, तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई 12.2। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 268.5 मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें भिन्न का निरूपण करना है। जो संख्या हमें दे रखी है उसे भिन्न के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार से अगर आप नंबर सिस्टम में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बार कैसे हटाते हैं। तो सबसे पहले पूरी संख्या को लिखते हैं यानी 254। फिर जिस संख्या पे बार नहीं है उसे माइनस करते हैं -12। फिर यहाँ पे जितने भी अंक पर क्या है, जितने भी अंक पर क्या है वो हैं बार है उतने 9 लिखते हैं और जितने अंक पर बार नहीं है उतने क्या लगाएं 0। तो यहाँ से माना जाएगा 1242 बट्टे कितना हो जाएगा 9900। अगर इसमें हम 18 का भाग दें तो ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 65/550। यानी यहाँ से मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 8 नंबर का, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल का n गुना है वह संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं, माना संख्या हमने क्या मान ली, वो मान ली हमने अक्ष मान ली, ठीक है। संख्या हमने क्या मान ली, अक्ष मान ली। तो यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार
अनुसार क्या दे रखा प्रश्न में कि इस संख्या का वर्गमूल करें यानी अंडर रूट करें तो वो किसके बराबर आ रहा है, घनमूल के n गुना, यानी इसका क्या करेंगे, घनमूल करेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो x की पावर 1/2 इक्वल n, इसे क्या लिख सकते हैं, घनमूल को x की पावर 1/3। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइड में x की पावर 1/3 इक्वल n। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो x की पावर, ये पावर ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 इक्वल कितना हो जाएगा n। यहाँ से हम 6 क्या ले सकते हैं, लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल n, यानी x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x की पावर 1/6 इक्वल n। हमें किसका मान निकालना है, हमें हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कितना हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ 6 घात से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, n की पावर 6। यही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि हमें पूछा है कि वो संख्या क्या है, तो वो है n की पावर 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो 1/2 प्लस 1/3, इसमें लघुत्तम क्या आएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 5/6। अगर हम इसमें भाग दें तो सबसे पहले 0, फिर 8, 3 3 3 3 इस प्रकार से आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.8। अब देखो बार का मतलब होता है कि बार बार क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो 3 पर क्या लगा देंगे, बार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या है। अब देखो यहाँ पे हमें संख्या निकालनी है कि वो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखो हम मान लेते हैं कि संख्या हमने क्या मान ली, यहाँ पे संख्या का दहाई अंक मान लिया, माना संख्या का दहाई अंक हमने क्या मान लिया, x, और इकाई अंक क्या मान लिया, y, इकाई अंक क्या मान लिया, y। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, हमें पता है 2 अंकों की संख्या है, तो संख्या क्या होगी, संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10x प्लस y। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है कि एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या है, देखो कि ये जो संख्या है 10x प्लस वाई, वो किसके बराबर है, 4x प्लस वाई की। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल 4x प्लस 4y। इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6x, इसको उधर लेके जाएंगे तो 3y, यानी यहाँ से y का मान कितना आ गया, 2x, ये आ गया। सेकंड कंडीशन देखो क्या दे रखी है क्वेश्चन में। सेकंड कंडीशन, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए, यानी इसमें 18 जोड़ेंगे 10x प्लस वाई प्लस 18, तो क्या करते हैं, अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 10y प्लस x, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 10x और इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x, y को लेके आएंगे तो माइनस का 9y प्लस का 18 इक्वल 0। 9 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल कितना हो गया, 0। ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो मान आ जाएगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 में रखने पर क्या मान आएगा, देखो x ऐसा कैसा रहेगा, y के स्थान पे माइनस का 2x रखा प्लस का 2 इक्वल 0। तो यहाँ से मान कितना आएगा, माइनस x इक्वल माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, देखो वो हो गया 4। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी, संख्या क्या बनेगी, देखो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई, यानी कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे 10 इंटू 2 प्लस 4, कितनी हो जाएगी यहाँ से 24। तो वो संख्या कौन सी हो गई, 24 हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर का। यदि ए तथा बी के पास कुछ सेव है, यदि ए बी को 2 सेव देता है तो ए के पास बी से आधी सेव रह जाती है। यदि बी ए को 10 सेव देता है तो उनके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितनी सेव है, ये हमें बताना है कि ए और बी के पास टोटल कितनी सेव है। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है। मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि ए के पास कितनी सेव है, x सेव है। क्या माना ए के पास सेव कितनी मान ली हमने, वो मान ली x मान ली, ठीक है। माना बी के पास बी के सेव वो भी हमने मान लिए, बी के सेव हमने मान लिए, क्या मान लिए, y मान लिए। अब देखो पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि पास कुछ सेव है। यदि ए बी को 2 सेव देता है, यानी ए है वो बी को 2 सेव देता है तो ए के पास बी से आधी सेव रह जाती है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन से क्या इक्वेशन बनेगी, अब देखो फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन बनेगी, ये इसको सेव देता है तो यहाँ से तो -2 जाएंगे और यहाँ +2 जाएंगे, यानी x -2 इक्वल y +2 और फिर कितना हो जाएगा ये 1/2। तो इसे सरल कर लेंगे। यहाँ से सरल करने पर देखो मान कितना आएगा, मान यहाँ से आएगा वो आएगा मान कितना आएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2x - 4 इक्वल y +2, यानी इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा 2x - y इक्वल 6। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, देखो कंडीशन सेकंड दे रखी है। यदि b a को 10 सेव देता है, यानी b दे रहा है इस बार, तो उनके सेवों के बीच की संख्या आपस में बदल जाती है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्या आपस में बदल जाती है। यानी ए के सेव कितने हो गए, ए के सेव कितने हो गए, ए को दे रहा है तो कितने हो जाएंगे x + 10, और बी दे रहा है तो बी के सेव कितने हो जाएंगे, यानी इसमें से 10 घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे y - 10। संख्या आपस में चेंज हो जाती है, यानी x + 10 इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, y के। यहाँ से सरल करेंगे x - y इक्वल कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो 2 चर हैं यहाँ पे, 2 इक्वेशन है तो हम यहाँ से x y का मान निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से क्या मान आएगा, देखो यहाँ से मान आ जाएगा, अगर देखें तो ये हो जाएगा 2x - y इक्वल 6। ये हो जाएगा x - y इक्वल -10। अगर चिन्ह चेंज करें, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान कितना आएगा, यहाँ से मान आएगा x इक्वल कितना हो जाएगा 16, यानी x का मान 16 आ रहा है तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे x का मान 16 तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 26, y का मान कितना हो जाएगा 26। हमें क्या पूछा है, देखो हमें पूछा है a तथा b के पास कुल कितने सेव है। तो a तथा b के पास कुल सेव, a तथा b के पास कुल सेव कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x + y, दोनों को जोड़ देंगे यानी 16 + 26 कितना हो जाएगा, यहाँ से 42 सेव थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याएं हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी फर्स्ट संख्या, एक हो जाएगी सेकंड संख्या। दोनों अनुपात में है तो एक तो हो जाएगी 2x और दूसरी क्या हो जाएगी 3x। अब क्या कह रहा है, देखो प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाया जाए, यानी क्या किया जाए 4 बढ़ाया जाए, यानी 4 + x + 4 और ये हो जाएगा 3x + 4। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो हो जाता है 5:7। तो इसे सरल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 2x + 4 अपॉन में 3x + 4 इक्वल 5/7। वज्र गुणा करेंगे, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो ये
ये हो जाएगा 14x प्लस 28 इक्वल, ये हो जाएगा 15x प्लस 20। इसको इधर लेके आएंगे, x को उधर लेके जाएंगे और 20 को इधर लेके आएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 8, यानी x का मान कितना आ रहा है 8। तो संख्या को, तो दोनों संख्याओं का योग, तो संख्या क्या क्या हो जाएगी, एक तो संख्या बन जाएगी संख्याएं, यानी फर्स्ट संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 2x, यानी कितनी हो जाएगी 16। सेकंड संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी हमारी 3x, यानी कितनी बजेगा 24। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा यहाँ से, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 16 प्लस 24, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 30 और 40, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो 13 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण दे रखे हैं 3x माइनस 4 डिग्री तथा 3x प्लस 10 का होल डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण क्या होगा। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो ये दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं 3x माइनस 4 डिग्री, ये दे रखा 3x प्लस 10 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं हम, ये हो जाएगा 6x इक्वल, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 10, यानी 6x इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 174, कितना आ रहा है 174। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, देखो x का मान आएगा वो आएगा, भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, फिर 12 यानी 5 बचेगा, 9 बार, 6 36 6 42 6 निम्मा 54 29, यानी कितना आ गया, x का मान कितना आ जाएगा 29 डिग्री। हमें क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण, तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण कितना हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण कितना हो जाएगा, छोटा कोण हमें पता ये होगा 3x माइनस 4 डिग्री। तो यहाँ से x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 29 माइनस में 4 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 27 2 6 7 8 माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आएगा यहाँ से 83 डिग्री, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 83 डिग्री। ये तो छोटा कोण हो जाएगा और ये बड़ा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटा कोण पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 14 नंबर, आए चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च से भत्ता 40 रुपये से कम है। अब देखो ये जो दे रखा है इधर, ये जो दे रखा है, ये दे रखा है जेब खर्च, यानी 20 40 60 80 100, ये दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो हमें यहाँ पे डायग्राम से भी पता चल रहा है कि 40 रुपये से कम खर्च वाले विद्यार्थियों की संख्या, 40 रुपये से कम जेब खर्च वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये खर्च है, देखो यहाँ पे तक है 40, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 20 रुपये कितने विद्यार्थियों का खर्चा है 20 का, तो ये हो जाएगा 20। फिर अगर 40 से कम देखें यानी यहाँ तक आएगा तो वो कितने का है 10, तो ये हो जाएगा 10, यानी कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 30। टोटल 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका खर्च है वो क्या है 40 रुपये से कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के घनों का योग 21,384 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखो संख्याएं दे रखी है तो तीन संख्याएं कैसे लिखेंगे अगर अनुपात में हो तो तीन संख्याएं कौन कौन सी बन जाएगी, यानी इन्हें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो हो जाएगी 2x, एक हो जाएगी 3x और एक हो जाएगी 4x। इन तीनों के घनों का योग, तो प्रश्नानुसार इनके घनों का योग करेंगे तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा 2x की क्यूब प्लस 3x की क्यूब प्लस 4x की क्यूब इक्वल किसके बराबर है 21,384 के। ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 8x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 64x क्यूब इक्वल 21,384। अब देखो हमें पता है इनको ऐड करेंगे तो ये 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितने हो गए 9 आ जाएगा। 11 और 8 हो गए 19, तो ये हो जाएगा 9, 19 और ये हो जाएगा 3, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 99 एक्स क्यूब। तो यहाँ से इक्वल है 21,384, यानी एक्स क्यूब का मान कितना आ जाएगा 21,384 में भाग देंगे किसका 99 का। यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ से मान आएगा 216। अब हमें पता है कि 216 होता है वो किसका मान होता है, एक्स क्यूब निकालें तो x इक्वल 216 की पावर 1/3। तो ये किसका मान होता है 6 का मान होता है। ये किसका मान होता है 6 का। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में देखो, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4x होगी। तो ये हो जाएगा 4 × 6, यानी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या हमें पता है कौन सी होती, वो होती 2x, तो वो हो जाएगी 2x, यानी कितनी हो जाएगी 12। तो यहाँ से मान आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 16 नंबर का। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले अगर हम देखें तो विज्ञान विषय में उसे 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो विज्ञान के अंक कितने हो गए, विज्ञान विषय के अंक हम यहाँ पे 3 का 20% नहीं लेंगे, 300 × 32/100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 96, यानी उसे विज्ञान विषय में 96 अंक प्राप्त कर लिए। साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे, तो कुल पूर्णांक कितने का होगा देखो पे, कुल पूर्णांक होगा 300 तो हो गए विज्ञान के, 200 साहित्य के, टोटल पूर्णांक कितना होगा 500 का हो गया। अब उसे उस 500 में से 50% अंक लाने हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है 50% अंक लाने हैं, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50, तो 50% अंक प्राप्त करके, यानी यहाँ पे हमें 500 का क्या निकाल लेंगे 50% निकाल लेंगे, तो 500 का 50% कितना होता है 250। अब देखो उसे 250 अंक लाने हैं, उसने विज्ञान विषय में 96 अंक लिए, तो साहित्य में कितने अंक लाने होंगे उसे 250 में से 96 घटा देंगे, तो साहित्य में आवश्यक अंक, कितने आवश्यक अंक होंगे उसके, आवश्यक अंक कितने हो जाएंगे 250 - 96, यानी कितने हो जाएंगे 154, यानी उसे साहित्य में 200 में से 154 लाने होंगे। हमें क्या पूछा है प्रतिशत है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, प्रतिशत 200 में से है 154 इंटू में क्या कर देंगे 100, तो यहाँ से प्रतिशत आ जाएगा 77%, यानी उसे ये तो पूछा है कि उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे, तो 77% वो साहित्य में प्राप्त करेगा तो उसे टोटल 50% अंक मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 17 नंबर का, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा भाज्य होगी। अब देखो हमें पता है कि प्राकृत संख्या दे रखी है, प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके होती है अनंत। अगर हमने यहाँ पे स्मॉल n इक्वल 1 रख तो यहाँ मान आएगा, देखो यहाँ से मान आएगा 9 की पावर 2 माइनस कितना आएगा 4 की पावर 2। 9 की पावर 2 कितना होता है 81 माइनस कितना हो गया 16, तो यहाँ मान क्या बचेगा, देखो 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 65, कितना बचेगा 65। अब देखो अगर हम ऑप्शन से देखें 4 है वो 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 9 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 5 से विभाज्य है, क्या ये 13 से भी विभाज्य है? हाँ बिल्कुल, इसमें 65 में 5 व 13 का भाग पूरा जाता है। अब पूरा जाता है तो ये क्या होगी 5 और 13 से दोनों से विभाज्य होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बात मेरी हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैथ में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसे देखकर घबरा जाते हैं। उस टाइम आपको घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शन से भी आंसर को क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। जैसे मैंने अभी छाटा, 4 भी नहीं जा रहा, 9 भी नहीं जा रहा, 5 और 13 दोनों जा रहे हैं, 5 13 दोनों से जा रहा है तो ऑप्शन डी होएगा। इस प्रकार आपको घबराना नहीं है कैलकुलेशन से, हो सके तो आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, छांट सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अनुपात 2 है, अनुपात x स्क्वायर 3 है, अनुपात 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर है। आपको अनुपात मान रखा है हमें कि का मान कितना हो जाएगा 3/2। हमें क्या निकालना, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का निकालना है। यहाँ पे हम y स्क्वायर कर लेते हैं तो मान कितना, देखो 2x बटा y का होल स्क्वायर ला 3, नीचे स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ भी आ जाएगा 3 हो जाएगा x बटा y का स्क्वायर माइनस 2, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे देंगे ये हो जाएगा 2 x है 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन की देगा, ये भी होगा 3 का होल स्क्वायर। यहाँ सरल करेंगे तो कितना ये हो जाएगा 1 से, यानी ये हो जाएगा 9/2 इसका, यहाँ से यानी ये हो जाएगा 10/4 इसका। पर हम कर सकते हैं, देखो लघु में लेते हैं तो ये कितना आएगा 9 + 6 बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ 4 गुतम लिया तो 30 महीना कितना आएगा 8/में। अब इसे सरल करेंगे, देखो यहाँ से सरल करेंगे कितना मान आ रहा है, देखो ये 9 है कितना यहाँ से 15, यानी 15/2 ये हो जाएगा तो हो जाएगा 4/, ये हो जाएगा 19। इसे हल कर सकते हैं, देखो ये कटेगा तो ये 2 बार, यानी कितना बनेगा 30/19, यानी अनुपात में अगर लिखें तो लिखें यहाँ से 30:19। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे को, यदि बहुपद दे रखा है, बहुपद के स्क्वायर माइनस 3x 6k के शून्यांकों का उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हम मान लिया कि इसके शून्यांक मान लिए अल्फा और बीटा माना बहुपद के शून्यांक हम क्या मान लिए, वो मान लिए अल्फा और बीटा। आपको पता है शून्यांकों का योग बराबर है उसके गुणन बराबर है, तो शून्यांकों का योग है वो बराबर है शून्यांक के गुणनफल के बराबर, शून्य गुणनफल के बराबर है। यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये होगा अल्फा इंटू बीटा। अब हमें पता है शून्यांकों का योग कैसे निकालते हैं, बी बटा ए, और गुणनफल कैसे निकालते हैं c/a। ठीक है, यहाँ देखो मान रहे यहाँ पे b का मान माइनस तो प्लस 3 रहेगा, a का मान है कि c का मान कितना है माइनस का 6 का, इसे करेंगे तो देखो मान यहाँ से मान कितना आ जाए, देखो यहाँ पे c का मान है तो किसी की कैल हो जाए, यहाँ देखो क्या k का मान आएगा 3 माइनस 6, k का मान आएगा 1/-1/2। नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये कल लिखा, अगर आपने द्विघात समीकरण वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शून्यांकों का योग होता है से ये एक x प्लस बी प्लस सी 0, तो ये अल्फा बीटा का मान हमेशा माइनस बी अपने अल्फा बीटा का मान क्या होता है, ये शून्यांकों का योग और गुणनफल का मान।
नेक्स्ट है यहाँ 20 नंबर का 3842 का 1/2 प्लस 15% इक्वल है 24 × 49 अक्स का मान कीजिए। अब यहाँ पे देखो हमें अक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले का मतलब क्या होता है, इंटू 3842 इंटू 1/2 प्लस अक्स 15/100 इक्वल की है 2449 की। अब देखो सरल कर सकते हैं हम, इसे सरल की तो क्या माना, देखो यहाँ से जाएगा 15/100 इक्वल 24 में अगर का भागेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक बार 2 1 करेंगे तो यहाँ से 15 अक्स बटे इक्वल या 8 2 24 आएगा तो ये 5 क्या आएगा, अक्स मान आएगा 538 इंटू आएगा 100/9 यहाँ से आएगा 20 ना आएगा 320। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दर्शाएक चित्र सी यानी ए सी बराबर की ए ई के बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर डी दे रखा है, बी ए डी दे रहा है, यहाँ पे ई ए सी ये बराबर है, तो हमें बताना बी सी किसके बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रखा है, हम अलग त्रिभुज बना लेते हैं, समरूपता से हम मिशन को सरल कर सकते हैं। देखो एक त्रिभुज मैंने बना लिया ये वाला, जैसे ये त्रिभुज बना लिया, ये वाला ए बी और ठीक है बना लिया। दूसरा त्रिभुज क्या बना लिया हमने, दूसरा क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया ये ए डी और बना ई, ठीक है। देखो पे हमें त्रिभुज बना लिया, हमें बताना है कि ये बी सी भुज है वो किसके बराबर है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। क्या दे रखा है, ए सी भुजा ए सी जाए ये वाली भुजा वो ए के बराबर है यानी इसके बराबर है। दूसरा दे रखा है ए बी बराबर है यानी ये भुजा बराबर है कि ए डी के बराबर है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुजी ए यानी त्रिभुजी बी ए सी समरूप हो गए किसकी, त्रिभुजी समरूपता से त्रिभुजी डी ए ई के। कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे, भुजा यानी कौन सा लगेगा, भुजा कोण भुजा,
ये वाला नियम लगेगा। अब भुजा कोण भुजा नियम लगेगा, तो यहाँ पे कहता है कि ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी बी सी किसके बराबर आ जाएगा, डी ई के बराबर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट मेथड है, ज़्यादा इसे फंसने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे किया कैसे किया। मैंने दोनों तुझ को अलग अलग बना लिया, जैसे ये हो गया ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, दूसरा दे रखा है, दूसरा दे रखा है यहाँ पे ए ई और डी, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लिया, तो ये कोण इक्वल हो गई, तो यहाँ तो पे को दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इनके एंगल दो भुजाएं भी क्या है, बराबर है, तो तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर, यानी बी सी के बराबर होगा डी ई की। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो, देखो वास्तविक संख्या का मतलब होता है जिसमें आल्टा नहीं आता। अब देखो पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं 22/7, यानी ये क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। दूसरा है -1/√2, तो ये भी क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस बाहर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखें, देखो ऑप्शन नंबर डी देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में अगर इसे सरल करें तो हमें पता है कि -4, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2√-1। अब हमें पता है ये इसमें आएगा 2 आइटा में आएगा, और आइटा एक क्या है, काल्पनिक संख्या, क्या है, काल्पनिक की संख्या है। तो यहाँ पे √-4 क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, और ये तीन क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि हमें पता है -√-1 का मान कितना होता है, आइटा, और आइटा हमेशा क्या है, काल्पनिक संख्या, जिस संख्या में होता है वो काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े के रुपए 2,10,000 कम में बेचे गए। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। अब देखो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे माना हीरे का कुल वजन, तो हीरे का कुल वजन कितना हो जाएगा, देखिए तो कुल वजन हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 हो गया 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कीमत है वजन के वर्ग समानुपाती है, यानी कीमत दे रखी है उस समानुपाती किसकी है, वजन के स्क्वायर के समानुपाती है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वास्तविक कीमत कितनी, देखो यानी वास्तविक कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वो हो जाएगी 10 स्क्वायर, किसके बराबर, वजन स्क्वायर करेंगे कीमत के बराबर जाएगा, कितना जाएगा 100। अब क्या कह रहे हैं, देखो टूटे टुकड़ों की कीमत कितनी है, यहाँ पे टूटे टुकड़ों की कीमत देखें तो टूटे टुकड़ों की कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ से वो हो जाएगी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, कितनी हो गई यहाँ से 30। अब देखो यहाँ कीमत 100, कितने टुकड़े टूट गए, 30 टूट गए, तो यहाँ पे हानि कितने की हो गई, हानि हो गई वो हो गई 100 - 30 किसके बराबर हो गई, 70 भाग के बराबर हानि हो गई, यानी हीरे का 70 भाग बचा, 30 भाग क्या हो गया, टूट। अब देखो टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 कम में बेच गए, तो यहाँ पे 70 भाग किसके बराबर है, यानी 70 भाग है किसके बराबर है, वो है 2,10,000 के बराबर है।
तो यहाँ से 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2,10,000 बट्टे में कितना हो जाएगा 70। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, यानी वास्तविक कीमत कितनी है 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे 100 भाग बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे 100 से क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हीरे की कुल कीमत आ जाएगी 100। तो यहाँ से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा लाख, आ जाएगा 3 लाख रुपए। यानी हमारे पास हीरे की वास्तविक मूल्य कितना आ गया, 3 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, अंडर रूट। ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले भी सोल्व करवाया था। कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले का अंडर रूट सोल्व है, तो अंडर रूट यहाँ से सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 49 किसका मान होता है 7, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 7 कितना हो गया 36, यानी कितना हो जाएगा 19 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 25, यानी 11 प्लस 6, ये कितना हो गया 16, यानी 5 प्लस 4, यानी कितना हो गया रूट 9, किसका मान आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, दर्शाए गए चित्र में कोण क्यू पी आर का अर्धक, यानी इसका अर्धक दे रखा है पी एस है तथा पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर है एवं कोण क्यों है वो कोण बड़ा है किससे, आर से बड़ा है। तब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टी पी एस, यानी टी पी एस, ये वाला कोण हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है ये तो अभी मैं पता नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा कैसे तो वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर एक बार मैं फिर से देख लूँगी, मैंने देखा नहीं क्या है, मैंने जिस टाइम पर लिखा उस टाइम तो मैंने देख लिया था कि इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर मैं भूल गई। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले हम इसका आंसर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 26 नंबर का, यहाँ पे हमें क्यूब घनमूल निकालना है। इसका निकालना है 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर। हमें देखो ये घनमूल निकालना है। हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे अगर हमें दे रखा है 13.608 का स्क्वायर माइनस ये 13.392 का स्क्वायर, और इसका घनमूल हमें निकालना है। यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे लगाए तो एक बार इनको जोड़ेंगे, यानी 13.608 प्लस 13.392, एक बार घटाएंगे 13.608 माइनस 13.392, और इसका क्या निकाले घनमूल निकाल। तो इसे मानना होगा, इसका मान होगा अगर ऐड तो इसका मान होगा 26.13 और 9 में क्या इसका माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002 268, इसका करिए क्यूब लेंगे तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो ये लगभग आएगा 5.61, घन करिए तो हो जाएगा 1.8 लगभग आएगा भी, लगभग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या होता है। अब देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या है, एक दिन दे रखा है, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक। तो हमें पता है कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, वो होते हैं 24। एक दिन में मिनट कितने होते हैं, एक दिन में मिनट कितने होते हैं, वो होते हैं 24 इंटू क्या कर देंगे 60 यानी 1440। अब हमें क्या पूछा है, 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण। तो यहाँ पे अगर 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण देखें तो 45 बट्टे क्या कर देंगे 1440 यानी कितना मान आ जाएगा यहाँ से 1/32। कितना आ जाएगा 1/32। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे संख्या दे रखी है 21, 22, 23 से लेकर डेस 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होती है। अब देखो 21 से 40 तक संख्याएं दे रखी है, मतलब कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 20 हो गई। 21 से लेकर 40 तक देखेंगे तो कुल संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, 21 से लेकर 40 के बीच, 21, 22 से लेकर 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी अगर हम देखें तो वो हो जाएंगी, यहाँ पे 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं, एक तो हो जाएगा 23, 24, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, क्या होगा 29 होगा, एक 30 भी नहीं होगा, 31 हो जाएगा, 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा एक, है ना, एक 38 भी नहीं है और एक 39। इतनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है 4। तो यहाँ पे कुल संख्याएं हैं 20। तो अनुकूल, यहाँ पे अनुकूल स्थिति कितनी है, कुल स्थिति बटा अनुकूल स्थिति यानी कितनी है 4। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला क्या आता है, अनुकूल स्थिति कितनी है 4 और कुल स्थिति कितनी है 20 यानी कितना हो जाएगा 1/5 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे 29, 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम 7 प्रेक्षणों का योग, प्रथम 7 प्रेक्षणों का योग वो कितना हो जाएगा, हमें पता है 7 है, 7 इंटू माध्य से गुणा कर देंगे 18। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, ये यहाँ से मान कितना आ जाएगा 18 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 6 7 और 5 कितने हो गए 12 यानी 126 हो गया। अंतिम 7 प्रेक्षणों का, अंतिम 7 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, वो भी 7, माध्य कितना दे रखा है 20 यानी कितना हो जाएगा 140 हो गया। अब देखो क्या दे रखा है कि 13, ये देखो 7 और 7 कितने हो गई 14 यानी 14 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, यहाँ पे 14 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया यहाँ पे, वो हो गया 126 प्लस 140 यानी कितना हो गया 266। ठीक है, 14 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया 266। अब क्या दे रखा देखो, 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य यानी 13 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 13 प्रेक्षणों का योग तो वो हो जाएगा यहाँ पे 13 इंटू में कितना कर देंगे 19 यानी कितना हो जाएगा 247। तो अब हमें क्या निकालना है, 7वें प्रेक्षण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 7वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा, 7वां प्रेक्षण यानी दोनों को घटा देंगे
क्या कर देंगे 266। ये तो था 14 प्रेक्षणों का, ये है 13 प्रेक्षणों का योग। तो दोनों अगर घटा देंगे, 14 में से 13 वाला प्रेक्षणों का योग घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 7वां प्रेक्षण आ जाएगा -247। तो यहाँ से मान कितना आएगा 19। यहाँ से मान आएगा 19, यानी जो 7वां प्रेक्षण था वो था 19। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 7 प्रेक्षणों का योग पहले निकालेंगे तो हमें पता है कि संख्या को माध्य से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा संख्या का, तो आ गया 126। फिर अंतिम 7 का दे रखा है तो वो भी कर लिया। 7 और 7 कितनी हो गई 14, तो 14 प्रेक्षणों का योग यानी इन दोनों को योग कर देंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि 13 प्रेक्षणों का माध्यक 19 है, तो 13 प्रेक्षणों का योग करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, जो एक प्रेक्षण बचा था उसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 रुपये है। यदि इसके मूल्य में प्रति वर्ष से 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या होगा। अब देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो वर्तमान मूल्य दे रखा है, यहाँ पे वर्तमान मूल्य दे रखा है और क्या पूछा है, 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य, यानी इसका प्रारंभिक मूल्य पूछा था। यानी वर्तमान मूल्य इक्वल प्रारंभिक मूल्य इनटू में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस जितनी भी प्रतिशत मूल्य दे रखा है, यहाँ पे 10% का ह्रास हो रहा है तो यहाँ पे प्लस और माइनस। अगर यहाँ पे प्लस यानी अगर लाभ हो रहा है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ पे हानि हो रही है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। R/100 ये तब तक R1 यानी 1 + -R2/100 और 1 + R3/100। अब देखो यहाँ पे प्रतिवर्ष अगर यहाँ पे ह्रास अलग अलग दे रखा होता तब तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे सभी साल सेम 10% का ह्रास हो रहा है यानी 10% की कमी हो रही है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। 3 वर्ष के लिए है तो ये 3 बार गुणा होगा, 4 के लिए तो 4 बार कर दो, 2 के लिए है तो 2 बार। वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है 6,561 इक्वल प्रारंभिक मूल्य हमने कितना मान लिया, वो मान लिया हमने अक्ष इंटू यहाँ पे देखो रेट R कितना दे रखा है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90/100 इंटू 90/100 इंटू कितना हो जाएगा 90/100, 3 साल के लिए होगा। तो यहाँ से अक्ष का मान अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 6,561 इंटू में कितना हो जाएगा 100 इंटू में 100 इंटू में कितना हो जाएगा 100 बट्टे में कितना हो जाएगा 90 इंटू में 90 इंटू में 90। अगर 0 0 0 यानी 3 0 तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे यहाँ से, और मान क्या आएगा यहाँ से, मान आएगा यहाँ से 9,000। कितना आएगा 9,000 रुपये, यानी उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था 9,000 रुपये था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें लगभग हमने 30 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। वो एक क्वेश्चन था वो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थोड़ा क्या है गलत प्रिंट हो गया था इस वजह से, तो मैं वहाँ पे उसकी पूरी जानकारी लेकर ही वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊँगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन हैं वो मैंने बहुत कम करवाए हैं, बहुत बार मैंने प्रैक्टिस सेट में छोड़ दिए थे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम टीचिंग मेथड के ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आप सबको पता ही होगा कि आज रीट मेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। अभी तक तो नहीं आए हैं लेकिन शाम तक आ जाएंगे, तो अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे आया है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम से पहले सारे प्रैक्टिस सेट एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। आई एम श्योर आपके मैथ के 30 क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और हाँ, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो साइंस का हो चाहे मैथ का हो, 10 क्वेश्चन आपके ज़रूर सही होंगे। तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाइएगा। अच्छे से हम रिवीजन करेंगे, सभी ऑप्शनों की आपको व्याख्या मिलेगी, व्याख्या सहित सारे ऑप्शन हम सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन लगभग 50 या 100 क्वेश्चन आपको करवा दूंगी मैं, तो उससे आपको टीचिंग मेथड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल की क्लास ज़रूर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले सारे प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर सोल्व करके जाइएगा। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आपका सपना भी साकार होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।